नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले हेरिडिटी को समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, और फिर हम लास्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट डिबेट भी रहती है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी की। तो जो ये हेरिडिटी है इसको हिंदी में हम बोलते हैं आनुवांशिकता। ठीक है। और जो इन्वायरमेंट है इसको हम बोलते हैं वातावरण। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी एक्चुअल में है क्या, तो ध्यान रखिएगा। हेरिडिटी का मतलब है कि जब जो माता पिता से गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब गुण कौन से, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं गुण, ये हो सकते हैं जैसे कि बच्चे का जो आंख है, बच्चे की नाक है, बच्चे का चेहरा, रंग, बच्चे के जो बाल हैं उसका रंग। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ गुण होते हैं जो कि बच्चे में आते हैं, और ये कहां से आते हैं, बच्चे के माता पिता से आते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, या कि इसको आप कह सकते हैं गुण, फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। ये इसका सिंपल सा मतलब है। अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे, आखिर ये जो हम कह रहे हैं गुण जो ट्रांसफर होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं जीन्स के माध्यम से। जीन्स, अब जीन्स क्या होता है, जीन्स बेसिकली आप कह सकते हैं इट्स द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो हम कह रहे हैं ना हेरिडिटी, जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये यूनिट्स होती हैं। तो जीन्स में बेसिकली कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन होते हैं, और ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन यही होते हैं जो बताते हैं कि बच्चे का रंग रूप कैसा होगा, बच्चे के जो बाल होंगे वो कैसे होंगे, बच्चे के आंख, नाक, बच्चे का रंग, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये जीन्स। और ये जीन्स कैसे आ रही है, जीन्स माता पिता से बच्चे में आ रहे हैं। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें, बाकी जीन्स के बारे में और ज्यादा डिटेल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम बायोलॉजी की तरफ चले जाएंगे। हमें बस उतना पढ़ना है जो हमारे काम की चीज है। तो हेरिडिटी का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हिंदी में इसको हम कह सकते हैं गुण। गुण, जो गुण ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और गुण कैसे ट्रांसफर होते हैं, जीन्स के थ्रू होते हैं। माता पिता से जो जीन्स होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, और उस जीन्स में कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि ये बताते हैं कि बच्चे का रंग रूप कैसा होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसमें हमें और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक कुछ मिलता जुलता वर्ड होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनहेरिटेंस भी एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण का जो ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चे में। बट बेसिकली इनहेरिटेंस बात करता है प्रोसेस की, कि किस प्रोसेस से चीजें हो रही हैं। वहीं हेरिडिटी ट्रांसफर की बात करता है डायरेक्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेसिक डिफरेंस। ये सिमिलर से वर्ड्स होते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। वहीं एक वर्ड होता है जेनेटिक्स, इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। एग्जाम में हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये कि आपकी कंसेप्ट जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी। जेनेटिक्स बेसिकली इज द स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स को स्टडी करना ये होता है जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स एक तरीके से साइंस है, एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें कि हम जीन्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है हेरिडिटी का वो और बेहतर हो सके। ठीक है। हालांकि हेरिडिटी के बारे में आपको ज्यादा नहीं भी जानेंगे तो चल जाएगा, आपका काम इतने से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा और समझें, ताकि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ना पढ़े, हम थोड़ा सा अपनी कंसेप्ट क्रिएटिव भी करें
कि हेरिडिटी के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो क्या क्या है। तो हेरिडिटी की अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसका माना जाता है वो माना जाता है जॉन ग्रिगोर मेंडल का। ठीक है, मेंडल का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बहुत ही फेमस, जॉन ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, अक्सर लोग इनको मेंडल के नाम से ही जानते हैं। मेंडल ने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बात की थी, इसलिए अक्सर इनको मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी जेनेटिक्स के बारे में और उसको साइंटिफिकली स्टडी भी किया था। तो मेंडल ने 1866 में पहली बार अपनी जो स्टडी थी उसको पब्लिश किया था। इन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधे पर आपने ये पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी में है, 9th या 10th में इनका एक्सपेरिमेंट है। मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि कैसे जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। 1866 में इन्होंने ये चीज़ें बता दी थी, लेकिन उस वक्त तक लोगों तक वो चीज़ें पहुंची नहीं, तो लोगों को ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन लगभग 34 साल बाद साल 1900 में भी 3 वैज्ञानिकों ने सेम स्टडी की थी और उनका रिजल्ट भी सेम आया था। ठीक है, उसके बाद जो मेंडल की जो थ्योरी है, जो इनका एक्सपेरिमेंट है, वो फेमस हुआ और उसके बाद से मेंडल को लोग जानने लगे, वरना इससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो हम भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन्होंने जो स्टडी की थी उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं हेरिडिटी में। मेंडल एक्सपेरिमेंट की मैं यहाँ पे बात करूंगा। मेंडल ने मटर के पौधे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इन्होंने अलग अलग गुणों वाले मटर के पौधे लिए थे और वो गुण कई आधार पे थे। पत्तियों का आकार हो गया या तने का आकार हो गया या फूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट था उनका वो था फूल को लेकर, उसकी मैं बात करूंगा। मेंडल ने क्या किया था कि 2 पौधे लिए थे। ठीक है, 2 पौधे, एक पौधा जो था वो बैंगनी फूल का पौधा था। बैंगनी फूल का मतलब इसमें इस पौधे में जितने भी फूल थे वो बैंगनी रंग के थे। और दूसरा जो उन्होंने पौधा लिया था वो था सफेद फूल का। इसमें जितने भी फूल थे वो सब सफेद फूल थे। अब इन्होंने क्या किया कि इसको क्रॉस फर्टिलाइज कराया। क्या किया? क्रॉस फर्टिलाइज कराया। और क्रॉस फर्टिलाइज कराने के बाद जो पौधा, जो दूसरी पीढ़ी का पौधा बना, उसमें उन्होंने क्या पाया? जो दूसरी पीढ़ी का पौधा था उसमें उन्होंने क्या पाया कि सारे फूल जो थे वो बैंगनी रंग के फूल थे। सारे ही फूल कौन से थे? बैंगनी रंग के फूल थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने वापस से इस वाले पौधे को दोबारा से क्रॉस फर्टिलाइज करा दिया। ठीक है, दोबारा से क्रॉस फर्टिलाइज करा दिया। किसके साथ? सफेद फूल वाले पौधे के साथ एक बार फिर से। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला होता है। अब जो हमें पौधा देखने को मिलता है, इस पौधे में जो फूल हैं वो दोनों ही हैं, सफेद भी हैं और बैंगनी भी हैं। बैंगनी प्लस सफेद दोनों हैं। ठीक है, यहां तक कि ये भी पाया गया कि जो बैंगनी था वो 75% था और जो सफेद था वो 25% था। अब मेंडल ने क्या किया? पहला तो आपने देख लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में वापस से इस वाले पौधे को फिर से सफेद फूल वाले पौधे के साथ ही क्रॉस फर्टिलाइज कराया और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया।
तो हर बार जब वो ये कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जो पौधा नेक्स्ट जनरेशन का था उसमें बैंगनी फूल और सफेद फूल दोनों थे, बैंगनी और सफेद दोनों थे, लेकिन फर्क क्या था, जो बैंगनी फूल था उसका अनुपात घटता जा रहा था और जो सफेद फूल था उसका अनुपात बढ़ता जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि जो पौधा था वो सारे ही सारे सफेद फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। तो यहां से मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कई सारे लॉज निकल के आते हैं जिसको कि हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। सिर्फ इतना नहीं कि हेरिडिटी क्या होती है आप समझ गए, हेरिडिटी के लॉज भी अगर आपको पता होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव सिर्फ इतना नहीं होता कि मैं आपको चीज़ें खत्म करवा दूँ, मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट जितना बेहतर हो सके आप तक पहुँचे, मेरा ये उद्देश्य होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ मेंडल के लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे बेसिकली 3 लॉ निकल के आते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी। पहला जो निकल के आता है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, जैसे कि हमने अपने अभी इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा मेंडल के, कि यहाँ पे 2 गुण थे मेन, मतलब जो पौधे आपस में क्रॉस फर्टिलाइज कराए गए वो 2 अलग अलग गुण के थे। पहला गुण था बैंगनी फूल, ठीक है, बैंगनी फूल, और जो दूसरा गुण था वो था सफेद फूल। यही तो था, यही 2 गुण थे, इनको आपस में क्रॉस फर्टिलाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा कि ये जो गुण है एक तरीके से ये जीन्स है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ये कहता है कि जो जीन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला डोमिनेंट जीन्स, एंड सेकेंड इज रिसेसिव जीन्स। आपने देखा इस एक्सपेरिमेंट में कि स्टार्टिंग में जो क्रॉस फर्टिलाइज कराया गया जब पहली बार इन दोनों पौधों को, तो जो तीसरा पौधा, अगली पीढ़ी का पौधा पौधा प्राप्त हुआ वो पूरा ही बैंगनी था। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि इन दोनों जीन्स में से जो डोमिनेंट जीन्स था वो बैंगनी था। ठीक है, इसलिए हमें वो दिखाई पड़ रहा था। वहीं जो सफेद फूल था वो रिसेसिव जीन्स था, यानी कि कमजोर था। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही था कमजोर। हमने देखा कि हर एक स्टेजेस में जैसे जैसे जो नेक्स्ट जनरेशन का पौधा था उसको वापस से जब सफेद फूल वाले पौधे से ही क्रॉस फर्टिलाइज कराया जाता है, तो सफेद फूल का जो ये गुण है, जो ये वाला जीन्स है, ये धीरे धीरे डोमिनेंट होने लगता है और ये रिसेसिव होता है। और यही कारण है कि अगली पीढ़ी में जो फूल होते हैं वो सफेद फूल अधिक संख्या में बढ़ते जाते हैं और जो बैंगनी फूल है वो कम होते जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर बार जब हमने देखा कि क्रॉस फर्टिलाइज कराने पर जो अगली पीढ़ी का जो पौधा था, ठीक है ना, अगली पीढ़ी का जो पौधा था उसमें ऐसा तो नहीं था कि कोई तीसरे रंग का फूल हमें देखने को मिला हो। फूल तो हमें या तो बैंगनी या सफेद, ये दोनों तरह के फूल उस पौधे में देखने को मिल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई तीसरा रंग हमें देखने को मिला हो फूल। यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब कोई 2 जीन्स आपस में मिलते हैं तब भी
वो आपस में मिलने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग रहते हैं, मिक्स नहीं होते। हाँ, डोमिनेंट एंड रिसेसिव तो होता ही है, ठीक है। उसमें से जो डोमिनेंट होता है वो दिखने लगता है, जो रिसेसिव होता है वो दब जाता है। लेकिन दोनों अपने अलग अलग रूप में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के मिलने से कोई तीसरा नया गुण बन जाता है, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जब हमने दो पौधों को आपस में क्रॉस फर्टिलाइज कराया था, मतलब मेंडल ने कराया था, तो उस केस में जो फूल का रंग था, अलग अलग रंग के दो फूल थे, बैंगनी और सफेद, यानी कि गुण का जो अंतर है वो फूल के रंग से है। अब जो नया पौधा हमें देखने को मिला, उस पर इन दोनों फूल के रंगों का कोई असर नहीं हुआ। मतलब जो नया पौधा था उसमें जो बाकी हिस्से थे पौधे के, मतलब फूल को छोड़ के बाकी हिस्से जैसे जड़, तना, उन पर हमें फूल के रंग का असर देखने को नहीं मिला। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अगर कोई दो गुण हैं तो उन गुण का एक दूसरे पर असर देखने को मिलता है, किसी तीसरे पर नहीं। जैसे कि अगर हम फूल की बात कर रहे हैं तो ये फूल जो जीन्स हैं ये आपस में एक दूसरे पर जो भी असर डालेंगे, लेकिन ये किसी तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर असर नहीं डालेंगे। यानी कि फूल के रंग का असर हमें उसके पौधे के जड़, तना, इन पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बेसिक लॉज थे हेरिडिटी के, और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो हेरिडिटी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट अब हम जो समझने की कोशिश करते हैं वो है इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट को हम हिंदी में कहते हैं वातावरण। वातावरण होता है हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तु है, कुछ भी, वो सब हमारे वातावरण में आती है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बच्चे के वातावरण की, तो इसको थोड़ा सा हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा। वातावरण को समझने का तरीका है, इसको हम दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो तरीका है बच्चे का जो वातावरण है वो हो गया जन्म से पहले, जन्म से पहले, और एक होता है जन्म के बाद। अब जन्म से पहले यानी कि माँ के गर्भ में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस वक्त का वातावरण, और जन्म के बाद जो आसपास का वातावरण है बच्चे का, वो इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। अब जन्म से पहले का जो वातावरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे के विकास के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ के गर्भ में बच्चे को जो भी पोषण मिलता है, जो भी कुछ मिलता है, वो माँ से मिलता है, ठीक है। तो बच्चे का जो उस वक्त जो वातावरण होता है वो पूरी तरीके से उसकी मदर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का उनका जो डेली रूटीन है वो किस तरीके का है, किस प्रकार का वो खाना खा रही हैं, फूड किस प्रकार का ले रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस वक्त बच्चे को एक वातावरण देती हैं, ठीक है। और जन्म के बाद जो बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो बच्चे का जो वातावरण होता है वो उसके आसपास की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जन्म के बाद बच्चे को दो तरीके का वातावरण मिलता है। एक तो गया जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मतलब जो उसके आसपास की वस्तुएं हैं, आसपास की चीजें हैं, आसपास के लोग, हवा, पानी, धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सारे आ जाएंगे जियोग्राफिकल में। और एक हो जाता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बच्चे के मन को प्रभावित करते हैं। अब साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि बच्चा किस प्रकार की चीजें देखकर सीख रहा है, किस प्रकार के व्यवहार उस बच्चे के साथ किए जाते हैं बाकी लोगों के द्वारा,
वो बच्चे की साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल इन द सेंस बच्चे के मन को, ठीक है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा स्टार्टिंग में मान के चलिए कि उसने छोटी ही उम्र में बहुत सारी क्राइसिस देख ली हैं, तो ऐसे में बच्चे का जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत ही नेगेटिव माना जाएगा और वहां पे जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो उसी हिसाब से नेगेटिवली अफेक्ट होगा। वहीं स्टार्टिंग में अगर बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, उसके माता पिता द्वारा जो व्यवहार है, मतलब पर्याप्त प्यार उसको माता पिता द्वारा दिया जाता है, उसके आस पड़ोस द्वारा दिया जाता है, स्कूल में, विद्यालय में, वहाँ पर बच्चे को पर्याप्त रूप से मोटिवेट किया जाता है और प्यार दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे का जो वातावरण होता है वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो बेहतर होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जन्म से पहले माँ के गर्भ में और उस जन्म के बाद इस प्रकार से, दो तरीके से। तो ये सारा कुछ मिला के जो बच्चे का इन्वायरमेंट है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है डेवलपमेंट के लिए। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, वो है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन से कथन सही हैं, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर वहां पे आपको चीजें बतानी होती है। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट आप तभी बता पाएंगे जब आपने चीजें समझी होंगी। नेचर वर्सेस नर्चर, अब एक्चुअल में ये डिबेट है क्या? नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी और नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंट। अभी अक्सर इनमें क्या डिबेट होती है? इनमें डिबेट ये होती है कि जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस बात पर बहस करते हैं कि बच्चे के विकास में ज्यादा असर, ज्यादा प्रभाव किसका होता है, मतलब हेरिडिटी का ज्यादा असर होता है या बच्चे के इन्वायरमेंट का ज्यादा असर होता है, मतलब नेचर ज्यादा अफेक्ट करती है या नर्चर ज्यादा अफेक्ट करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर बहस आज भी की जाती है। कुछ लोग नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई हेरिडिटी से बच्चे को जो चीज मिल रही है उसका ज्यादा महत्व है, वो बच्चे के डेवलपमेंट को ज्यादा अफेक्ट करती हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, हेरिडिटी में कुछ भी मिला हो, इन्वायरमेंट अगर अच्छा मिल जाए तो बच्चे के डेवलपमेंट को अच्छे दिशा में आगे बढ़ा सकती है। तो कुछ लोग इस प्रकार से तर्क देते हैं और सब अपने अपनी समझ के अनुसार तर्क देते हैं। कौन सही है कौन गलत है ये हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डिटेल में इनको पढ़ेंगे तो कभी आपको लगेगा कि यार ये ठीक है, कभी लगेगा ये ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं आपको चीजें समझाऊं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में हम किसी एक को सही नहीं कह सकते कि ये नेचर ठीक है या नर्चर ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। नेचर या नर्चर, इनका क्या होता है, गुणनफल होता है। ये एग्जाम में कई बार हेरिडिटी वर्ड यूज होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, तो वहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन हम इस चीज को जरूर कह सकते हैं कि नेचर और नर्चर, एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि नेचर किसी बच्चे के डेवलपमेंट की सीमा तय करती है और नर्चर ये बताती है कि उस सीमा के अंतर्गत, उस बाउंड्री के अंतर्गत बच्चे का विकास कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर मैं ये एक सीमा, एक सर्कल बना दूं, ये सर्कल क्या दिखाता है, ये सर्कल ये दिखाता है कि बच्चे को हेरिडिटी से जो चीजें मिली हैं ये वो सर्कल है। ठीक है, कि ये सर्कल है, ये बच्चे को हेरिडिटी के रूप में चीजें मिली हैं। अब इस सर्कल के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा ये कौन तय करेगा, ये तय करेगी नर्चर। ठीक है, तो नेचर एक तरीके से हेरिडिटी हो जाती है जो बाउंड्री तय करती है, और नर्चर एक तरीके से इन्वायरमेंट जो इस बाउंड्री के अंतर्गत बच्चे के विकास की दिशा को तय करती है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मान के चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हेरिडिटी में, हेरिडिटी के रूप में मान के चलिए अगर किसी बच्चे को अच्छी आवाज मिल गई, मतलब उसका गला अच्छा है, वो अच्छा गाता है, उसकी आवाज मीठी है, तो ठीक है वो अच्छा गाएगा, ये हेरिडिटी है, ये एक बाउंड्री तय कर दी। अब वो सचमुच में अच्छा सिंगर बने पाएगा या नहीं बन पाएगा ये बच्चे के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा कि जिस एनवायरनमेंट में वो पल रहा है वहां पे माता पिता क्या उसकी इस टैलेंट को पुश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते, है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में।
आई होप आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो इतनी ही रहेगी क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बेसिकली यही पूछा जाता है आपसे कि बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कितना रोल होता है, या कई बार क्वेश्चन नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर पूछ लिया जाता है। उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपका जो ये टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।